आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ठीक है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और वो क्या है, देखिए एक एक करके देखो। जैसे सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, उसकी बेसिक कहानी देखिए। इसकी बेसिक कहानी, बेसिक कहानी क्या है, देखिए जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक ये रखा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक और है। इसे बात करो ब्लॉक ए और इसे करो बात बी। आप बताइए कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। मुझे पहले तो ये बताओ, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। स्टैटिक तब तक लगता है जब तक बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, और काइनेटिक कब लगता है, जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी है। बताइए कि इसमें इन ए और बीच वाले जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। और बी और ग्राउंड के बीच में क्या आएगा, काइनेटिक। मानते कि नहीं मानते, क्योंकि चलना हमारा डिसाइड नहीं करेगा कि स्टैटिक है काइनेटिक है। जिसके ऊपर चल रहा है उनमें क्या मोशन, रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पर काइनेटिक आएगा। एक और देखिए, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास दिया है ए ब्लॉक और ये दिया है बी। मैंने क्या बोला कि ये वाला चल रहा है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। आप बताइए एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब ये यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इस पर क्या लगेगा, काइनेटिक। और कौन सा लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, काइनेटिक। यहाँ बात क्लियर हो गई है कि अगर रिलेटिव मोशन एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मोशन करेगा तो काइनेटिक और अदरवाइज स्टैटिक। अब एक चीज और है, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, पहले इस चीज को देखो। अगर आप मान लीजिए कि इसके रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो आप बताइए कि ये किधर जा रहा होगा। अगर हम लोग मान लो कि हम लोग ऑब्जर्वर को ब्लॉक बी पर बैठा दें और ए को देखें, तो बताइए कि बी पर बैठ के एक कहां जा रहा होगा, कहीं नहीं जा रहा होगा, रेस्ट में होगा भाई साहब। अरे क्या होगा, रेस्ट में। वैसे ही अगर ग्राउंड पर अगर बैठे हुए देखे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम ब्लॉक बी की वेलोसिटी पूछे तो क्या बताओगे, ग्राउंड पर बैठ के देखोगे तो आगे की तरफ जा रहा होगा। तो हमने यहां से क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू अगर बी लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखिए यहां से कितना है, ये भी दो ये भी दो। तो हम बी पर बैठे ए को देखे, पहले देखो इसका मतलब क्या होता है, बी पर बैठे और ए को देखे। यहां पर बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी आ गई 0। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए। जैसे एक और लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। सेम अगर वेलोसिटी ऑफ बी देखा जाए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो क्या लिखोगे आप, 2 माइनस का 0, तो कितनी आ गई 2। अब इसका मतलब समझिए क्या है कि इसमें जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कैसा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन किस पर बैठा, तो जो बाद में है वो उसके ऊपर बैठा जाता है, जो पहले होता है उसको देखते हैं। तो बी पर बैठे ए को देखे, बी पर बैठे ए को देखे, तो ये सिचुएशन। यहां पर जी पर बैठे मतलब ग्राउंड पर बैठे बी को देखे, तो ये तो दिखेगा आप, नो मतलब कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा होगा। रखिए अब यहां से देखिए, अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप बताओ कि अगर बी पर बैठ के ए को देखेंगे तो ये किधर जाते हुए नजर आएगा, बी पर बैठ जाएं और ए को देखें, अरे ए इधर जाएगा क्या, इसकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी। ये कैसी कहानी है, जैसे तुम रोड पे चल रहे हो और तुम्हारे ही सामने एक और गाड़ी पास करके जा रही है, ट्रेन, जनरली आपने नोटिस किया होगा ट्रेन को, तुम जा रहे हो और तुम्हारे सामने एक ट्रेन आई, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चले तो तुम्हें देखा होगा कि बहुत तेजी से आपको नजर आती है। अरे आती कि नहीं आती, बेसिकली अपनी स्पीड को हम लोग उसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होगा अगर हम लोग यहां से लिखें वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहां से हमारे पास ये तो 2 है और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। मैंने ऐसा माना कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाली क्या बन जाएगी, पीछे वाले में भी सेम है, क्योंकि ये सेम है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं।
लेकिन यहाँ पर अपोजिट है तो आपको अपोजिट लिखना पड़ेगा। कितना आ गया 4। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अगर हम बी पे बैठेंगे तो ए को देखेंगे तो किधर जा रहा था? आगे जा रहा था ना। अरे किधर जा रहा था? देखो आंसर्स भी आ गए यार। अरे बात क्लियर है? नोट करो। कर लिया? चलिए देखिए एक और करके दिखाओ। देखिए मान लो ऐसे 3 ब्लॉक ले लेते हैं। एक ब्लॉक ये है, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो। फॉर एग्जांपल ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे जा रहा है, और ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है। आप ये बताइए पहले इनके सभी कॉन्टेक्ट में कौन सा फ्रिक्शन आएगा? अरे कौन सा आएगा? इसके और इसके बीच में कौन सा आएगा? इसके और इसके बीच में कौन सा आएगा? क्या इसके सभी में काइनेटिक आएगा? अब क्वेश्चन क्या है, आपको वेलोसिटी लिखना आना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ये सब लिखो, ट्राई करो। चलिए देखिए, अगर हम लोग लिखें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 3 और माइनस ऑफ -2 क्या 5 आ रहा है? कितने लोगों का 5 आ रहा है? वेरी गुड। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी लिखें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ सी लिखते हैं, तो आप बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है? माइनस का 2 लिखोगे और माइनस और सी की वैल्यू क्या है? 4, तो क्या -6 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। सेम अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा है ना मैंने, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। आप बताओ वेलोसिटी ऑफ सी क्या है? बोलोगे सर 4। ए क्या है? बोलोगे सर 3, तो क्या 1 आएगा? ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो क्या 4 आएगा? अरे 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस का 0, वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का ये आ रहा है? किसी कोई दिक्कत इसमें? चलिए और आगे देखिए, चलो देखो, अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कौन सा स्टैटिक कौन सा काइनेटिक, वो तो हमें समझ आ गया भाई। एक के ऊपर एक ब्लॉक अगर रखा है तो हमें ये बात तो समझ आ गई है कि कहां पर काइनेटिक लगेगा और कहां पर स्टैटिक। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि लगेगा किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर रखे हैं कि नहीं कर रखे? एक ब्लॉक के बगल में एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक के बगल में एक ब्लॉक, और फिर इसके बगल में एक ब्लॉक। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक हम लोगों ने इस तरह की कहानी कर रखी है। सेम इन्हीं 2 ब्लॉक को जब हम लोगों ने कॉन्टेक्ट में ऐसे रखा, एक के ऊपर एक की नहीं बात है, बगल में रखा, फिर इंक्लाइन प्लेन पर रखा, सिंगल ब्लॉक और डबल ब्लॉक। कहानी हमारे लिए डिफरेंट तब होती है एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो, फिर उसके ऊपर भी एक ब्लॉक हो। तो हम लोग तीनों ब्लॉक की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन पहला आपको 2 केस वाली सारी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो खुद में अपने आप में काफी अच्छी मानी जाती है और बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन बन भी चुके हैं। ठीक है, और 3 ब्लॉक वाला नीट में आता नहीं है और एडवांस में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एडवांस के लिए ही पर्पस के लिए, जेईई मेन और नीट के लिए नहीं होता है। एक के ब्लॉक ऊपर, एक के ब्लॉक 3, तो 3 ब्लॉक एक के ऊपर एक वाला जेईई मेन और नीट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो वो मैं संडे को अलग से वो पढ़ा देंगे, जो बच्चा आईआईटी के लिए ही है। ठीक है, जेईई मेन वाले और नीट वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो अब क्या करना, डायरेक्शन हमको निकालनी है। किसकी डायरेक्शन निकालनी है? कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। अब वो देखिए, जैसे मैंने क्या किया, हमारे पास एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। बोलू ब्लॉक ए, बी और सी। ठीक है, इसके कांटेक्ट को मैंने 1 बोला, इसके कांटेक्ट को 2 बोला और इसके कांटेक्ट को मैंने 3 बोला। ठीक है, मैंने क्या किया कि ब्लॉक बी पर फोर्स लगाया। अब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं,
अगर हम लोग ब्लॉक बी पर फोर्स लगाएंगे तो आप बताओ क्या बी ब्लॉक ए वाले को आगे की तरफ पकड़ के खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे सभी लोग बताओ यार, अगर ब्लॉक बी पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या बी वाला ए को आगे की तरफ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? सेम अगर बी वाला अगर सी को कांटेक्ट में है तो बी वाला सी को भी रगड़ेगा लेकिन आगे की साइड। तो क्या बी वाला भी आगे की तरफ जाना चाहेगा? बोलो भाई। मतलब यह है कि बी वाला अगर आगे की तरफ जा रहा है और अगर फ्रिक्शन है तो कंफर्म है कि अगर कांटेक्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे समझिए कि मैं हूं बी और इधर है हमारे पास सी और इधर है ए, अगर मैं दोनों को कांटेक्ट में कर रखा हूं और मेरे बॉडी में अगर फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली बात फ्रिक्शन होता है, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और अगर इनको घसीट रहा हूं तो इनकी टेंडेंसी आगे की तरफ होगी कि नहीं होगी? सेम सिचुएशन। तो बी ब्लॉक पर अगर मैंने फोर्स लगाया तो बी वाला इसके कांटेक्ट में और सी के कांटेक्ट में, तो इन दोनों को आगे की तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा? ए और सी को आगे की तरफ कौन खींच के लेके जा रहा है? बी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बी ने ए को खींचा और बी ने सी को खींचा, बट इसमें कांटेक्ट कौन सा है? इसमें है 2, तो आप लिखोगे यहां पर सर FR2। इसमें कांटेक्ट कौन है? तो आपने लिखा सर यहां पर 1। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे निकाली जाती है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक बात और है, जब बी वाला अगर मान लो चलता है या टेंडेंसी इसकी आगे की तरफ है, तो आप बताओ क्या सी वाला ग्राउंड को भी घसीटना चाहता होगा? लेकिन ग्राउंड घसीटेगा नहीं, वो बात अलग है, बट ट्राई तो उसने किया है। अरे ट्राई किया कि नहीं किया? सेम उसी टाइम पर। अब एक बात बताओ कि मैंने आपको बोला है कि फ्रिक्शन का काम क्या है? कि जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करना। फ्रिक्शन का काम क्या है? जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करना। तो जब ये बी ए को आगे की तरफ ले जाना चाहता है, बी सी को आगे की तरफ ले जाना चाहता है, तो क्या सी और ए बी को रोकना नहीं चाहते होंगे? अरे बोलो भाई। भाई अगर इसने इसको धक्का दिया तो ये इसको चाहता होगा कि तुम रोको, क्योंकि फ्रिक्शन कभी नहीं चाहता है कि दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो। जितनी ताकत वो लगा पाता उतनी लगाता है। तो अगर बी ने ए की आगे की तरफ खींचा और बी ने सी को आगे की तरफ खींचा, तो ये कंफर्म है कि ए बी को पीछे की तरफ खींचेगा और सी भी बी को पीछे की तरफ खींचेगा। अरे मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खींचेगा तो कांटेक्ट कौन सा है? आप बोलोगे सर 2। यहां पर कौन सा है? आप बोलोगे सर 1। ठीक है, सेम ग्राउंड भी इसको रोकना चाहेगा, तो यहां पर 3। कितने लोगों को ये समझ आया है? नोट करो। कर लिया? एक करके दिखाओ। ए बी और सी, इसको कांटेक्ट 1 मानना, इसे कांटेक्ट 2 मानो और फोर्स लगा दिया मैंने यहां पर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाओ। चलो चेक करो। अगर ए को फोर्स लगा के खींचा जा रहा है तो क्या ए बी को आगे की तरफ खींचेगा? बताओ भैया। और अगर बी आगे की तरफ चलना चाहता है तो क्या बी सी को आगे की तरफ खींचेगा? और अगर सी अगर आगे की तरफ खींचेगा, मतलब चलेगा, तो क्या ये ग्राउंड को भी आगे की तरफ खींचना चाहेगा? लेकिन ये सारे, जब ए अगर बी को आगे की तरफ धकेल रहा है तो बी ए को क्या करेगा? पीछे की तरफ धकेलेगा। बी अगर सी को आगे की तरफ धकेल रहा है तो सी बी को क्या करेगा? पीछे की तरफ धकेलेगा। रोकेगा या धकेला कह सकते हो। और साथ में ग्राउंड सी को पीछे की तरफ रोकेगा। कितने लोगों ने ऐसा बनाया है? किसी का गलत हुआ है? ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। तो इसमें क्या है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 लिखिए। ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैंने क्या किया कि यहां पर हमारे पास 2 ब्लॉक लिए मैंने। एक हमारे पास 5 kg का है और एक हमारे पास 10 kg का है। बॉटम वाले सरफेस को मैंने μ0 लिया। मतलब μ0 का मतलब ये कैसा सरफेस हुआ? फ्रिक्शनलेस, या कह सकते हो स्मूथ है। यहां के सरफेस को मैंने बोला 0.5 हमारा फ्रिक्शन दिया है। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बॉटम वाले सरफेस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, और वो लगाया मैंने F। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, कंडीशन समझना जो मैं कह रहा हूं, कि हम जो F लगा रहे हैं वो उसके F लगाने से कितने F तक ये चलेगा नहीं, कितने F से ये चलना स्टार्ट करेगा और कितने F तक साथ साथ चलेगा और कितने F के बाद ये अलग चलने लगेगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कितने फोर्स तक ये चलेगा नहीं, कितने फोर्स से चलना स्टार्ट करेगा दोनों साथ साथ, और कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे, और कितने फोर्स के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे।
ये हमको निकालना है, इसके लिए कंडीशन चेक करनी होती है। और जब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखे कि दो ब्लॉक पर एक पर फ्रिक्शन लेस, मतलब नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन दिया है और नीचे वाले पे फोर्स लगाया जाए, तो हम लोग कैसे कंडीशन निकालते हैं उसको ध्यान रखना है। करेंगे क्या कि इस पर हम लोग मैक्सिमम जो है इस पर एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, क्योंकि जिस पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाए तो वो इन दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा देखो, मैंने ये बोला कि अगर हम लोग इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लें और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन इस वाले पे किधर लग रहा होगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? इस पर अप्लाइड फोर्स का काम कौन करेगा? इस 5 kg वाले पर अप्लाइड का काम कौन कर रहा है? अप्लाइड फोर्स का फ्रिक्शन, क्योंकि हम लगा इस पर रहे हैं और ये चल रहा है कैसे, तो चलाने वाला कौन है? कितना मैक्सिमम लग सकता है वो इसका एफआर मैक्स हमें पता होना चाहिए, और वो जो एफआर मैक्स होगा तो क्या वो अप्लाइड फोर्स का काम करेगा? क्या वो एमए के बराबर होना चाहिए? तो हम लोग सबसे पहले का स्टेप देखिए क्या होगा। अगर हम लोग इसका पहले वाले का अगर हम बात करें तो इसमें एफआर मैक्स निकालते हैं पहले वाले कॉन्टेक्ट सरफेस का, तो हम लोग लिखा म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया इसका? 0.5। इसका नॉर्मल कितना है? यहां का नॉर्मल कितना होगा? 50। तो यहां से कितना वैल्यू आई? 25। अरे कितना आया? 25। तो क्या इस पर अप्लाइड फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर ये अप्लाइड फोर्स हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि FR1 मैक्स इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अरे मानते कि नहीं मानते? क्योंकि यही इसमें एक्सेलरेशन का प्रोवाइड कराएगा, तो यही हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया जो कि एमए के बराबर होना चाहिए। यहां से ये वैल्यू कितनी है? 25। ये यहां पर मास कितना है? 5। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 5। मतलब इसको साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या है कि 5 एक्सेलरेशन हो सकता है। अब करना क्या इसका दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 है। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है आपको कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक सिस्टम मानेंगे। हमने स्टेप 2 में क्या किया? स्टेप 2 में ठीक है, ये 5 kg और ये 10 kg, नीचे हमारे पास F है, और इन दोनों को मैंने क्या मान लिया? एक सिस्टम मान लिया। जब एक सिस्टम मान लिया तो इनके बीच की फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे भाई। जब सिस्टम मान लिया दोनों को साथ चलाना है तो इसके बीच में फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ कि जब इसको हम दोनों पकड़ के साथ खींचना चाहते हैं तो कौन सा वाला है जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करेगा? इसका बॉटम वाला और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और क्या वहां पर फ्रिक्शन है? वहां पर फ्रिक्शन, तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्ट एमए के बराबर हो जाएगा। और वो क्या बन जाएगा वो देखिए। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो F इज इक्वल टू 6 इंटू ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने F लगाया, सॉरी 6 बोल रहा हूं मैं, ये 15, ये कितना हो गया? 15। तो अब 15 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही वैल्यू अगर ये रख दें तो कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 15 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? 75 न्यूटन। मतलब अगर हम लोग बात करें तो एक बात बताओ कि अगर हम लोग मतलब 0 से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा फोर्स लगाते तो क्या ये दोनों साथ साथ चलने लगते? चलते। रीजन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अरे रोकने वाला, तो ये कब तक साथ साथ चलेंगे? 0 से लेके 75 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। अगर आपने 75 न्यूटन से ज्यादा लगाया, 75 से ज्यादा लगाया, तो दोनों अलग अलग चलने लगेंगे। सभी को समझ आया है ना? तो इस चीज को लिख लेना। F की रेंज के बारे में बात करें तो 75 न्यूटन और 0 से ज्यादा, ये दोनों क्या है? साथ साथ। ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा अगर लगाओगे, 75 से ज्यादा लगाओगे, भाई यहां पर तो 75 तक तो साथ साथ है ना, 75 से थोड़ा ज्यादा लगाओगे, इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। और अगर आप 0 कर दोगे तो चलेंगे क्यों? इसलिए 0 से थोड़ा ज्यादा यहां पर हम इक्वल नहीं लगा सकते। इनक्वलिटी इस बारे में आप जानते होगे, है ना? तो यहां पर ये क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, नोट करो। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? इनक्वालिटीज मैथ में पढ़े को नहीं पढ़े हो? तो क्या होता है इक्वल का मतलब? क्या होता है वो वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर मान लो 0 पर अगर इक्वल लगा देते तो क्या F इज इक्वल टू 0 पर ये चलेंगे दोनों? अरे क्या F इज इक्वल टू 0 चलेंगे क्या? तो क्या 0 से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो इक्वल लगेगा फिर?
नहीं लगेगा। अगर तुमने नीचे वाले में अगर इक्वल कर देते f ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो क्या 75 पर ये अलग अलग होते? बोलो भाई, 75 पर अलग अलग होते? क्या 75 से थोड़ा ज्यादा करोगे तब? तो इक्वल कैसे लग जाएगा नीचे? अरे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो और देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? देखिए डेटा में चेंज कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने नीचे वाले सर, अभी कंडीशन हमारी यही है कि जो हमारा ये वाला जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और नीचे वाले पर फोर्स लगना चाहिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी तो मैंने ये 0 ही लिया, यहाँ पर वैल्यू कर दी मैंने 0.6 और यहाँ वैल्यू मैंने ले ली 10 kg और यहाँ की ले ली मैंने 20 kg। सब लोग करके दिखाओ। कर लिया क्या? कितने लोगों ने कर लिया? मुझे बताओ कि इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा? 7 वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 आ रहा है। अरे कितना आ रहा है? एक बात और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दिया होता है उसी का 10 का मल्टीप्लाई कर दो, वही एक्सेलरेशन होगा। पीछे वाले बताओ कितना दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? अरे कितना दिया था? तो मास कितना दिया था? 5। यहां पर कितना दिया मास? 10। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.6। पीछे कितना दिया था? पीछे वाले में 0.5 दिया था, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आया था? 5। इसका कितना आ रहा है? तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली देखें तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्ट आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कंडीशन बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर केस के लिए। ये किससे आएगा? प्रैक्टिस से। तो अगर हम लोग यहां से बात करें तो हमें मालूम पड़ गया कि ए मैक्स फॉर 7 वो कितना होगा आपका? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चाहो तो आप कर सकते हो कैसे, कि हमें मालूम है इसमें एफ आर मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा? 0.6 इंटू 100, यहाँ पर कितना हो गया? 60। और ये क्या लिखोगे? 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। और ये जो ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? हाँ, तो वही मैंने आपका ये लिखा है, ये 7 के लिए। अब यहां से देखिए, जब ये हो गया तो हमें फिर से क्या करना है? दोनों को एक मानना है। अरे दोनों क्या कर रहा है? और वो क्या लिखोगे आप? F इज इक्वल टू 30 इंटू 6। क्या 180 आ रहा है? तो 180 तक ये क्या करेंगे? 7 चलेंगे, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, 180 तक 7 और 180 के बाद अलग अलग। कितने लोगों ने ये निकाला था? ठीक है, वेरी गुड। देखिए अगला, देखिए ये कंडीशन। देखिए अब कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए ना इस फॉर्मेट में और आपसे पूछा जाए कि बताइए इतने फोर्स पर क्या एक्सेलरेशन होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे समझ में आओगे। देखो मैंने 2 डेटा लिए, केस 1 का पहला क्वेश्चन देखो। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 10 kg ले लिया और ये 20 kg ले लिया। यहां पर क्या दिया? 0.0, ये आप कह सकते हो 0। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से ले लिया 0.6 ही ले लो। मैं क्या कर रहा हूं कि बॉटम वाले सरफेस पर मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए 90। ठीक है, तो जब 90 लगाएंगे तो ये दोनों साथ साथ तो चलेंगे, ये तो कन्फर्म है। अब समझिए, ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे करोगे कि साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कैसे पता करोगे? बिना वो कंडीशन निकाले अगर मैं आपको दे दूं कि F इज इक्वल टू 90 लिखा है, तो बताओ दोनों साथ साथ चल रहे होंगे या अलग अलग चल रहे होंगे? और वो कंडीशन आपको ना पता हो तो कैसे कर लोगे भाई? हमें कैसे इन क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले आप कंडीशन निकालो कि किस रेंज में ये साथ साथ चलेंगे, किस रेंज में ये चलेंगे नहीं, और किस रेंज में ये अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने वो क्रॉस चेक किया कि हमारी वो कंडीशन आ गई, उसके बेसिस पर ये जो हमारा एफ है वो किस कंडीशन में लाई कर रहा है। तो हमें मालूम है कि जो हमने पीछे डेटा लिया है, डेटा वही है, उसके बेसिस पर 0 से लेके 180 तक ये साथ साथ चलेंगे। तो क्या उसके बीच में ये आया है? इस कंडीशन में क्या साथ साथ होंगे? आप समझ में आया वो कंडीशन क्यों निकलवा रहे हैं? कंडीशन समझ में आया क्यों निकलवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें पता चले ये साथ साथ होंगे कि नहीं होंगे। तो कर क्या रहे कि इनको हम क्या करें, दोनों को साथ साथ कर लो आप। तो हमने इनको साथ साथ कर लिया। इस पर पूरा अगर देखा जाए तो आप बताओ कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो आप बोलोगे सर एफ जो है वो 10 + 20 × A करो, और एफ की वैल्यू दी है यहाँ पर 90
और आपने लिखा सर 10 + 20 इंटू ए और ए की वैल्यू आ गई 3। बोलो भैया क्या हमारे एक्सेलरेशन ये आएगा? अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इसमें क्या है कि हमें इसका एक्सेलरेशन भी निकालना था और साथ में फ्रिक्शन भी निकालना था, कांटेक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही फ्रिक्शन आएगा, ये तो जीरो ही होगा। फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? जब याद इस बात को ध्यान रखना कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता, मान लो कि मैं फोर्स लगा देता 210, तो 210 में ये अलग अलग चल रहे होते कि नहीं चल रहे होते? तो जब अलग अलग चल रहे होते तब तो कंफर्म ही है कि रिलेटिव मोशन हो गया, और अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तब तो बात ही खत्म हो जाती। बट कम के लिए हमें थोड़ा सा सोचना है। अब सोचना भी कुछ नई चीज नहीं है, क्योंकि आप क्या करो, ऊपर वाले की एफबीडी बना लो। तो ऊपर वाले पे अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करें एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, अगर इसकी एफबीडी बनाए तो आप बताओ क्या होगा? तो क्या 10 kg पर एक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है जो इसे चला रहा होगा, और वो क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया? एक्सेलरेशन तो हमें पहले से मालूम है। अरे एक्सेलरेशन तो दोनों का साथ साथ पहले से मालूम है, वो कितना है? 3। तो हमने क्या लिखा कि Fr1 = 10 × A, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ही ऊपर वाले को चला रहा है और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन पहले से मालूम है, वो कितना है? 3। तो आपने वैल्यू रख दी, तो ये कितना आ गया? 30। क्या 30 फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारा कितना है? 60। तो 0 से लेके 60 तक फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है। क्या हम उसी के बीच में आए? तो क्या फ्रिक्शन पॉसिबल है? हाँ, आंसर आ गया। कितने लोग समझ आए? ये नोट करो। एक और करके दिखाओ। इसका अगला क्वेश्चन देखो। मैंने क्या किया कि यहाँ पर 240 ले लिया, ठीक है। 240 पे आप दिखाओ कि दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे और इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा। ऊपर वाले को आप 1 ले लो और नीचे वाले को 2। पहले आप सोचिए, फिर मैं कराता हूं कि अब दोनों जब अलग अलग चलेंगे तो आप बताओ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कैसा आएगा? अरे कैसा आएगा? मैक्सिमम। अरे काइनेटिक मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 60। अरे कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर, एक तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा वैसे ही हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स Fr मैक्स हो जाएगा, और ये ही हमें मालूम है ये काइनेटिक भी है। अरे मानते कि नहीं मानते? ठीक है, यही हमारा मैक्सिमम लगेगा, यही काइनेटिक है, क्योंकि एक ही म्यू दिया है। अगर मैं म्यू अलग अलग देता तो क्या अंतर होता कि जो हमारा Fr मैक्स है वो Fr नहीं होता। मैं कराएंगे एक बाद में, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारे लिए ये आ गया। अब क्या करोगे आप बताओ कि नीचे वाला अलग चल रहा होगा और ऊपर वाला अलग चल रहा होगा। ऊपर वाला तो एक कंडीशन से पता है कि ऊपर वाला तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल रहा होगा, कितने चल रहा होगा? अरे कितने चल रहा होगा? 6 थे। अरे कितने चल रहा होगा? 6 से। तो वो तो पहले से पता है मैम कि A1 हमारे लिए बन गया 6 मीटर/सेकंड²। अब बात कर रहे हैं A2 के लिए, तो A2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? एफबीडी बना लो। तो अगर एफबीडी अगर हम बात करें तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20 kg, और आगे की तरफ हमारे पास लग रहा है 240 न्यूटन, और पीछे की तरफ क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा? अगर 20 kg वाले पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या 20 kg वाला 10 को आगे की तरफ खींच रहा है? तो क्या 10 वाला 20 को पीछे रोक रहा है? तो वो कितने से रोकेगा? 60 से। अरे मानते कि नहीं मानते? और एक्सेलरेशन इसका कुछ अलग होगा, वो मैंने A2 कह दिया, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो चुका है तो एक्सेलरेशन वो वाला तो नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग? लिखेंगे 240 - 60 = 20 × A2। अरे मानते कि नहीं मानते? ये कितना हो गया? 180 = 20 A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मीटर/सेकंड²। देखो काफी ज्यादा आ गई है। 6 हमारा मैक्सिमम लिमिट थी, लेकिन उससे कई ज्यादा आ गई है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? नोट करो। आगे देखो। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो आईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वो कैसे करना है आप देखिए। जैसे मैंने क्या किया, एक डेटा लेते हैं, उसी के बेस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, हमारे पास ये 2 ब्लॉक हैं, 20 kg 10 kg। ऊपर वाले पे हमारे पास दिया है
म्यू 0.6, इस पर लगाया मैंने फोर्स, मान लीजिए टी के बराबर कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू टी, और नीचे वाला हमारा स्मूथ है। अब एक बात बताओ कि हमारा फोर्स यहाँ पर कैसा है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। अरे कैसा फंक्शन है, तो क्या हर एक इंस्टेंट पर हमारा फोर्स बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक ऐसा भी टाइम आएगा जब अलग अलग हो जाएंगे ब्लॉक। तो हमने क्या किया, अगर ऊपर वाले को आप मान लो 1 और नीचे मान लो 1 2, तो हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ बनाया जाए। तो ये टी और यहां पर एक्सेलरेशन a1, a2 के फॉर्मेट में हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं कैसे करना है, वो देखिए। तो हमें a1 और a2 का दोनों का साथ साथ बनाना है। अब समझिए इस चीज को कि हमें मालूम है इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्या मालूम है हमें कि ये 0 से लेके 180 तक कैसे है, ये साथ साथ। अरे जानते कि नहीं जानते, साथ साथ है। और उसके बाद ये अलग अलग होंगे, ठीक है। और कितने पर अलग हो जाएंगे तुम्हारे, 180 से ज्यादा करोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। मानते कि नहीं मानते, अलग हो गए। तो एक बात बताइए कि हम अगर ऐसा लिखें फॉर साथ साथ, तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इस पर अप्लाइड फोर्स कितने का है। आप बोलोगे सर एफ कितना है यहाँ पर, बोलोगे सर 10 + 20 × a। क्या ये दोनों साथ साथ है, इसका मतलब a1 और a2 एक ही होगा। तो यहां से मैंने क्या लिखा, f की वैल्यू क्या है t, ये लिखा आपने 30 और ये लिखा a, तो यहां से कितना हो जाएगा ty 30। अरे क्या हो जाएगा ty 30। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है। वास्तविकता में देखा जाए तो अगर इसे हम कंपेयर करें किससे, y = mx, अरे y = mx, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर 1/30। अरे स्लोप कितना है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और आप एंगल अगर इसे लिखोगे θ1 तो लिखोगे tan इनवर्स 1/30। अरे जानते कि नहीं जानते। अब यहां से देखिए, तो हमने क्या किया कि t की कितने वैल्यू तक ये साथ साथ रहेंगे। आपको मालूम है t का मतलब f कितने साथ साथ रहेंगे, 180 तक। तो आप बोल सकते हो कि सर 180 सेकेंड, ये तुम्हारा सेकंड में दिया है, 180 सेकेंड तक ये कैसे रहेंगे, एक साथ साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या है कि जैसे ही 180 से आप आगे जाओगे, ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अचीव कर चुका होगा। और कितने से होगा, 6 से। अरे कितने से होगा, अगर तुमने 180 से ज्यादा लगाया तो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा 6 से ही चलेगा और नीचे वाला लगातार एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएगा। अरे मानते कि नहीं मानते। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a1 वाला तुम्हारे पास ये आ गया जो कि यहां पर 6 है, और समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा, मैंने यहां पर कौन सा केस ले रहा हूं कि t अगर ग्रेटर देन 180 हो गया, 180 से मतलब t अगर 180 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या नीचे वाला अलग चलेगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बताओ कि उसके लिए अगर एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी कितना 20 kg है ना नीचे, तो अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे वाला हमारे पास कितना है, F = T, और यहां पर लग रहा होगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अरे मानते कि नहीं मानते। और इसका एक्सेलरेशन कुछ a2 होगा, और वो क्या लिखोगे आप, यहां से लिखोगे आप t - का 60 = 20 × a। तो यहां से आ गया ty 20 और माइनस का 3 = a। बोलो भैया, t की वैल्यू आप यहां पर क्या रखो 180, तो कितना आएगा 6। अरे कितना आएगा, मतलब 180 से 6 से ही स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली बात करना ही चाहिए। और हम लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका स्लोप बताओ। ये वाला जो है स्लोप इसका 1/20 है, तो 1/20 ज्यादा होता है 1/30 ज्यादा होता है, 1/20 मतलब जो एंगल यहाँ पर है उससे ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। तो कुछ ऐसे ये एंगल θ2 है, और θ2 क्या बन गया tan इनवर्स 1/20। और अगर हम लोग यहां से देखें तो यहां से ये लिख सकते हैं a1 = a2, और वो a1 a2 है कितना ty 30। यहां पर a1 ये है, बट a2 क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर ty 20 माइनस का 3, ये होगा। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये समझ में आया, ठीक है, नोट करो। अरे कर लिया ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना, फटाफट बनाना। मैंने क्या बोला, मान लीजिए अकेला टी ना लिखे, आप लिख लो 10t और ग्राफ बना के दिखाओ a1 a2 और टाइम में, फटाफट। अरे कर लिया क्या, चलो चेक करो।
पहली बात तो फिर कंडीशन वही है कि अभी ये साथ साथ कब तक चलेंगे, 0 से लेके 180 तक साथ साथ रहेंगे। अगर 180 से ज्यादा लगाओगे तो अलग होंगे। अब चीज ये है कि टाइम की वो वैल्यू कितनी होगी जिसपे ये 180 बने, 18। भाई टी की वैल्यू अगर आप 18 रख दोगे तो ये 180 बन जाएगा। मतलब 18 टाइम, मतलब टी की वैल्यू 18 सेकेंड अगर हम लोग लिखेंगे तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। अब इसका एक्सेलरेशन जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, वो क्या देखो, हमारे पास अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 10T है और ये दोनों साथ साथ चलने के लिए आप क्या लिखोगे, 10 + 20 इंटू ए। तो आपने लिखा 10T इज इक्वल टू 30A और ए की वैल्यू आ गई आपके पास T/3। मतलब यहां से लेके यहां तक ये आपका ऐसे चलेगा और A1 इज इक्वल टू A2 रहेगा और ये बन जाएगा T/3। यहां का एंगल कितना हो जाएगा, बोलोगे सर tan इनवर्स 1/3। और यहां से जो हमारे पास A1 होगा वो तो बाद में 5 ही से चलने वाला है, अरे सॉरी 6 से चलेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग बात यहां से करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे FBD 20 kg, अप्लाइड फोर्स 10 इंटू टी, रोकने वाला 60 और चलाएगा यहां से एक्सेलरेशन A2 कह सकते हो। तो यहां से क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10T माइनस का 60 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास आ गया T/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू A2। अब ये एक्सप्रेशन है भाई, यहां पर हमारे पास स्लोप था 1/3 और अब यहां कितना हो गया 1/2, तो एंगल ज्यादा हो गया कुछ ऐसे। और ये एंगल हमारे पास θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसके लिए A2 क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर T/2 माइनस का 3। कितने लोगों ने ये किया था, वेरी गुड। और देखो, और देखिए, चलो एक क्वेश्चन और देखो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको जनरली किताबों में जो दिखेगा ना वो लीनियर फंक्शन दिखेगा। कैसा फंक्शन, लीनियर का मतलब t की पावर 1। मैं कह रहा हूं कि अगर स्क्वायर दे दिया जाए, अगर मैं बोलूं क्यूब दे दिया जाए, मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए, तो कोई भी मैथमेटिक्स का फंक्शन दिया जा सकता है जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग वो फंक्शन तुम्हारा बढ़ सके। अब जैसे लीनियर जितने एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बढ़ सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस एक पर्टिकुलर कंडीशन तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जैसे हमारा tan है तो tan की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक चली जाती है, tan का फंक्शन दिया जा सकता है। तो जो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट भी हो और साथ साथ में टाइम के बढ़ने से वो फंक्शन भी बढ़ रहा हो, वो ऐसे सारे फंक्शन यहां पर दिए जा सकते हैं। बट मैं एक फंक्शन दे रहा हूं आपको t² का, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कैसे आएगा, अगर t² का दे रहा हूं तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो साथ साथ चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे साथ साथ कर लो और लिखो F इज इक्वल टू T²। यहां से हो जाएगा 10 + 20 इंटू A, यहां से हो जाएगा T² इज इक्वल टू 30 इंटू A की वैल्यू हो गई यहां से T²/30। अरे मानते कि नहीं मानते। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां से हमारे पास टाइम दिया है, ये हमारे पास A1 A2 दिया है। आप बताइए कितने सेकंड के लिए ये हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा 6 बन पाएगा। ऐसे क्या रखा जाए जिससे कि हमारा एक्सेलरेशन 6 हो जाए, तो आप क्या करो, यहाँ पर 6 से आप रख दो वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आपको कितना चाहिए, एक्सेलरेशन 6 चाहिए ना, तो वो कितने टाइम तक हमारा जो होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ की वैल्यू, ये तो फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप 6 रख दो, तो आप रखोगे 6 × 30 इज इक्वल टू T²। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू 180 आएगा। आप सॉल्व कर लेना क्या आएगा, इसमें हमें उसमें नहीं लिखना। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि √180 तक तो ये साथ साथ होंगे। अरे मानते कि नहीं मानते, बोलो भैया, सब लोग बताओ। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि यहां से लेके, और आपको ये ग्राफ भी पता होगा कैसा होता है, y = x² का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से पैराबोला। तो वो ग्राफ आएगा, यहां तक चला गया और ये वैल्यू तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमें मालूम है कि A1 जो रहने वाला है वो तो 6 है, वो फिक्स है, बट A2 का कैसा बनेगा, अब वो भी देखो। हमने क्या किया कि जैसे ही टाइम हमने √180 से ज्यादा किया, वैसे ही क्या होगा, क्या ये वाला हमारे रिलेटिव मोशन कर जाएगा,
तो आप एफबीडी बनाओ 20 kg वाले की, 20 kg वाली की अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, इधर लगने वाला हो जाएगा हमारे पास t², पीछे लगने वाला हो जाएगा 60 और चलेगा ये A2 इधर। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहां से t² माइनस का 60 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो यहां से कितना हो गया t² माइनस का 20 और यहां से हो जाएगा 3 इज इक्वल टू A2। फिर से ये स्टार्ट करेगा बट इसका स्लोप स्टार्टिंग से ही ज्यादा होगा। तो कुछ ऐसे होना चाहिए जैसे है यहाँ पर, तो जैसे ही चल रहा था उससे भी ज्यादा और चलेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, जो हमारे पास ये स्लोप है उससे भी ज्यादा ये चलेगा। पहले कर्वेचर मान लो ऐसे था, अब कर्वेचर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग से ही स्लोप ज्यादा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है नोट करो। और फिर बाकी जितने मैथमेटिक फंक्शन मैंने आपको बोले कौन कौन से, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और या जो भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं, वो सारे फंक्शन यहाँ आ सकते हैं। अब बहुत ज्यादा नहीं करा रहा, वो आप अपने मन से ट्राई करना। फिर चलिए देखिए, अब जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लिया मैंने μs और इसको एक और मैंने चेंज कर दिया μk। सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन मैंने यहां से μk और μs अलग अलग कर दिया। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते तो कैसे करते हैं वो देखिए। देखो अच्छा एक बात बताओ कि जब ये दोनों अलग अलग चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? अरे जब दोनों अलग अलग चलेंगे तो कितने चलेंगे? ऊपर वाला कितने चलेगा? 6 से या 5 से? 5 से, क्योंकि अब लगेगा काइनेटिक, जिसके लिए काइनेटिक का कोएफिशिएंट अलग दिया है। तो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ वैसे ही ऊपर वाले पर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर है तुम्हारा 50। अरे कितना है? और मैंने आपको बताया था जब चलने लगे तो ध्यान रखना इस बात को कि जो हमारे पास यहां पर दिया है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का। दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए यहां से हमने क्या किया, ये हमारे पास टाइम दिया है, यहां पर हमारे पास A1 A2। हमें ये बात मालूम है कि 180 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 180 न्यूटन फोर्स तक तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यार मानते कि नहीं मानते? तो हमने क्या किया, अच्छा 180 के लिए टी की वैल्यू कितनी रखी जिससे फोर्स 180 हो जाए? 90। तो हमने टी का वैल्यू 90 तक रखा, ये तब तक तो ये साथ चलेंगे। और कितना क्या होगा वो देखो। आपने क्या लिखा कि 2t इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इंटू आपने लिखा a, और ये आ जाएगा आपके पास 2/30 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई आपके पास t/15। साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन किसके लिए है? साथ साथ। तो आपने लिखा यहाँ पर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू t/15, जो कि एंगल θ1 बन गया हमारे लिए tan इनवर्स 1/15। अब सोचिए कि जैसे ही हम लोग t की वैल्यू 90 से अगर एबव जाएंगे तो ऊपर वाला कितने से चलेगा? अच्छा ये वैल्यू कितने तक पहुंची है पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन ये यहाँ पर कितने का पहुंच गया? अरे कितना पहुंच गया? 6। क्योंकि अगर आपने t की वैल्यू अगर 90 रखी तो फोर्स हो जाएगा 180, और 180 फोर्स पर दोनों साथ साथ चल रहे होंगे क्योंकि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, और उस टाइम पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा दोनों को साथ साथ वो कितने का होगा? 6 का। और कितने का होगा? 6 से। तो 6 अगर होगा तो सीधी सी बात है ये वैल्यू हम लोग कहां पर पहुंच गए? कहां पर पहुंच गए? 6। इसकी यूनिट भी लिख सकते हो आप, ये हम लोग 6 पर पहुंच गए। अब जैसे ही आप आगे बढ़े, टाइम 90 से ऊपर किया, जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही ऊपर वाला ब्लॉक आप किधर मतलब कितने चलेगा? ये बात कितने लोग जानते हैं पहले ये बताओ? कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि वहां पर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? FRK इज इक्वल टू μk इंटू n, और यहां से हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10। वेरी गुड। तो यहां से कितना हो जाएगा? FRK इज इक्वल टू 50, जो कि इस पर अप्लाइड फोर्स का काम होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ऊपर वाले का 5 हो जाएगा। अब सोचिए कि 90 से एबव के लिए अगर हमने यहां पर किया तो हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा। कितने लोग ओपन और क्लोज इंटरवल जानते हैं? ओपन सर्कल, इसका मतलब क्या है? क्या मैं 90 की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 90 पर तो एक्सेलरेशन 6 है, बट 90 के आप हल्के से आगे जाओगे तो एक्सेलरेशन तुरंत ऊपर वाले का
5 हो जाएगा। तो हमने गोला बनाया, इसका मतलब 90 कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, 90 थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ। अब यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास A1 इज इक्वल टू कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 90 से एबव के लिए। और 90 से एबव के लिए A2 कितना होगा, अब उसको चेक करते हैं। देखिए हमने क्या किया, T की वैल्यू 90 से ज्यादा के लिए FBD बनाई मैंने 20 kg वाली के लिए। यहां पर लगेगा हमारे पास F इज इक्वल टू 2T, पीछे की तरफ लग रहा होगा 50। मानते कि नहीं मानते? क्योंकि चल चुका है। अब यहां से जो होगा वो A2 होगा, और इसे क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे आप कि 2T माइनस का 50 इज इक्वल टू 20 इंटू A2, और यहां से हमारे पास जो A2 की वैल्यू आएगी वो T/10 आएगी और माइनस का 5/2 ये आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन 90, T की वैल्यू 90 रखो, T की वैल्यू 90 रखो, ये कितना आएगा 9, अरे कितना आ जाएगा, उसमें 2.5 घटाओ कितना आ जाएगा 6.5, अरे 9 में से 2.5 घटाओ कितना हो जाएगा 6.5, अरे होगा कि नहीं होगा। आप सोचिए कि यहां से A2 जो स्टार्ट करेगा ना वो यहां से स्टार्ट करेगा। अरे मानते कि नहीं मानते, ये 5 और ये वाला 6.5। उसके बाद इसका स्लोप है 1/10 और ये कितना था 1/50, स्लोप इसका ज्यादा होगा, मतलब कुछ ऐसे ये हो जाएगा θ2 जो कि बन जाएगा tan इनवर्स 1/10, और A2 क्या बन गया T/10 माइनस का 5/2। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये समझ में आया, ठीक है, नोट करो। एक बार और समझाते हैं, देखिए जरा देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले समझो कि जैसे ही हमने पुराने वाले में क्या था कि हमारे पास μs और μk एक ही था, अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, μs दिया 0.6 और μk दिया 0.5। हमें ये बात मालूम है कि जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाले में स्टैटिक ही लग रहा था, मैक्सिमम हमारा जो पीछे वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन कौन था, पीछे वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन कौन था, Fr max था ना, तो वो दोनों का एक ही था, बट यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। इसका Fr max 60 है जबकि Fr के 50 है, तो अगर Fr max के अकॉर्डिंग निकालते हो तो एक्सेलरेशन 6 आएगा, और अगर Fr के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 5 आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब ये अलग अलग चलेंगे तो ऊपर वाला सीधा 5 हो जाएगा और ये वाला लगातार हमारा एक्सेलरेशन बढ़ाएगा। और ये कितने से स्टार्ट करेगा, जैसे ही हम 90 से ऊपर निकले वैसे ये सीधा 6.5 से स्टार्ट करेगा। अरे कितने से करेगा 6.5 से। अब वो कैसे पता चला कि हमने कुछ किया ही नहीं, टी की वैल्यू 90 से अगर ज्यादा की तो नीचे वाला और ऊपर वाला अलग चलेगा, तो ऊपर वाला लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लगा मेरे पास 20 और यहाँ से हो गया F इक्वल टू 2T। तो जिधर एक्सेलरेशन वही फोर्स पहले लिखते हैं, तो मैंने क्या लिखा 2T माइनस का 50 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। A2 का एक्सप्रेशन ये आया, हमने जस्ट 90 की वैल्यू चेक करी तो हमारे पास 6.5 निकला। मतलब अगर अपन 90 से हल्का सा भी आगे गए तो नीचे वाला ब्लॉक 6.5 से स्टार्ट करेगा और ऊपर वाला सीधा हो जाएगा 5, 6 से 5 और ये 6 से सीधा 6.5। अरे बात क्लियर है, चलिए ठीक, फटाफट एक बात बताओ कि जैसे फंक्शन मैंने इसमें दिया है लीनियर, वैसे ही इसमें अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, क्यूबिक दे दिया जाए, या जो भी टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन बन जाए, तो जैसे पीछे किए थे क्या डिक्टो सारे क्वेश्चन यहां पर भी किए जा सकते हैं?